मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये मैथ संख्यात्मक योग्यता का क्लास चल रहा था जिसमें हम 5वां अध्याय देख रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, यानी अनुपात और समानुपात का। इसके 4 क्लास हो चुके हैं और ये 5वां क्लास है। 5वें क्लास में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे और इसके बाद जो है ये 1-2 क्लास और करके बाकी जो क्लास होंगे वो यूपीएससी 2017 के पेपर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इसमें ये 5वें क्लास में आप देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं और तीनों एक जैसे हैं। पहला सवाल देखिए 10:14 समानुपात 28:38 और कहा गया है कि दी गई व्यवस्था समानुपाती नहीं है। प्रत्येक पद में निम्न में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि व्यवस्था समानुपाती हो जाए। मतलब अगर इतना केवल होता तो हम यही समझते कि ये समानुपात दिया है, लेकिन आगे स्पष्टीकरण दिया है कि दी गई व्यवस्था समानुपाती नहीं है। प्रत्येक पद में मतलब इनमें क्या जोड़ा जाए निम्न में से कि व्यवस्था समानुपाती हो जाए। और ऐसा ये भी सवाल है कि ये दी गई व्यवस्था समानुपाती नहीं है, प्रत्येक पद में निम्न में से क्या घटाया जाए कि व्यवस्था समानुपाती हो जाए। और अगले सवाल में फिर से है कि क्या जोड़ा जाए कि व्यवस्था समानुपाती। तो एक तरीका तो ये होता है कि इसे ऑप्शन से आप कर लें। ऑप्शन से करने का तरीका क्या है, निम्न में से कहा जा रहा है तो इसी में से कोई संख्या उठाइए और इन सब में उठा करके जोड़ दीजिए और देखिए समानुपाती हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि ये उठाकर आप सब में जोड़ते हैं और चेक करते हैं, नहीं होता है तो फिर ये करेंगे, इससे आपका समय बर्बाद हो सकता है। तो एक ऐसा कॉमन तरीका बताते हैं जो चाहे घटाया जाए या जोड़ा जाए लेकिन वो नहीं चेंज होगा। आप उस तरीके को फॉलो करिए और आप प्रॉपर आंसर दे पाएंगे। पहले सवाल पे अप्लाई करता हूँ वो तरीका। लिखा हुआ है 10:14 और समानुपात का सिंबल बना हुआ है, फिर 28 और 38 लिखा हुआ है अनुपात में। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला काम जो बाह्य पद हैं उनका गुणनफल आप लेफ्ट में लिख लीजिए और जो मध्य पद हैं उनका गुणनफल राइट में लिख लीजिए। आप देखिए बाह्य पद से तात्पर्य हमारा इनसे है, दोनों का गुणनफल 380 होगा, आप लेफ्ट में लिख लीजिए। और उसके बाद राइट में लिखिए मध्य पदों के गुणनफल को। तो 14 8 112 के 2 हो गया, कैरी हुआ 11, 14 दूनी 28 और 10 38 1 39, 392 हुआ। यहाँ माइनस का सिंबल बना दीजिए, नीचे बटा लिख दीजिए। इन दोनों का अंतर हमें लेना है। अच्छा, अब नीचे आ जाए, बाह्य पदों का योग लेफ्ट में लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 48, और मध्य पदों का योग अंदर लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 8 4 12, ये 42 हो गया। सिंबल आपको प्लस माइनस कुछ नहीं देखना है, इनका डिफरेंस लेना है। एक बार मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, बाह्य पदों का गुणनफल लेफ्ट में, आंतरिक पदों का गुणनफल राइट में, माइनस का सिंबल बना दीजिए। डिफरेंस लेना है, माइनस प्लस नहीं देखना है, दोनों का केवल डिफरेंस लेना है। बाह्य पदों का योग लेफ्ट में, आंतरिक पदों का योग राइट में। अंतर ले लीजिए इनका, इन दोनों का अंतर 12 आ रहा है और इन दोनों का अंतर 6 आ रहा है। 12/6 का मतलब 2 होता है। ये संख्या 2 है जो अगर आप जोड़ देंगे तो व्यवस्था समानुपाती हो जाएगी। फिर से अच्छे से समझ लीजिएगा, 10:14 समानुपात 28:38 दिया है। क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि व्यवस्था समानुपाती हो जाए। चाहे ये सवाल हो या ये सवाल हो, फर्क नहीं पड़ता है, आपके सॉल्व करने के तरीके पे कोई भी अंतर नहीं आएगा। क्या करना है, बाह्य पदों का गुणनफल लेफ्ट में, आंतरिक पदों का गुणनफल राइट में, और नीचे बाह्य पदों का योग लेफ्ट में, आंतरिक पदों का योग राइट में। बस इनका अंतर और इनका अंतर जो भी आए उससे डिवाइड कर दो। अब 2 आ गया, आंसर भी आपका टिक हो गया। चेक करते हैं क्या सही है ये बात। तो देखिए 10:14 था, समानुपात 28:38 था। सब में 2 2 जोड़ देते हैं, ये देखिए सब में 2 2 जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 12, अनुपात 16, समानुपात ये 30 और अनुपात 40। ये देखिए 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 3:4 है, और समानुपात 10 तिहाई 30, 10 चौको 40। ये देखिए 3:4, 3:4 आपके सामने समानुपाती व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। यानी वो संख्या 2 थी जिसे आपको जोड़ना था। अब आप इस सवाल को ईजी वे में कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन चेक करिए, इसमें दिया हुआ है 54:71 और समानुपात में दिया है 75:99। अब संख्याएं बड़ी हों या छोटी हों, धैर्य के साथ आप गुणा करिए, जोड़िए। आप पेशेंस को बनाए रखेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। अगर हतोत्साहित होने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे, तो हो सकता है उस परेशानी व्याकुलता की वजह से सवाल गलत भी हो जाए। तो आप बहुत ही धैर्य के साथ करिए। 54
रेशियो 7:1 है और समानुपात यानी प्रोपोर्शन का सिंबल दिया 75:99 है। क्या करना था आपको? बाह्य पदों का गुणनफल लेफ्ट में, तो बाह्य पदों का गुणनफल लेफ्ट में करना। अच्छा 54 को अगर 99 से आप गुणा करेंगे तो थोड़ा सा जटिलता लग रही है। अगर हम 99 की जगह 54 को 100 से गुणा कर दे तो क्या होगा? 5400 हो जाएगा। एक ज़्यादा आपने गुणा कर दिया तो एक 54 उससे माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 5346। आप पूरा गुणा करके देख लीजिएगा आराम से, टाइम नहीं लगता है अगर धैर्य के साथ आप करेंगे। तो इसको हमने 100 मान लिया तो ये 5400 हो गया और फिर इससे 54 घटा दिया तो 46 रह गया। अच्छा अब इसका देखिए मध्य पदों का गुणनफल, ये देखिए इसको हम राइट में लिख लेंगे मध्य पदों का गुणनफल। तो ये आपका 75 गुणे 71 हो जाएगा। कर लेता हूँ इसको यहाँ रख के कर लेते हैं 71 गुणे 75। ये 5 एकम 5 हो गया और 5 सती 35 हो गया और 7 एकम 7 हो गया, 7 सता 49 हो गया। जोड़ लेते हैं 5 7 5 12 के 2, कैरी 1 हुआ, 12 1 13 के 3 और 1 इधर, ये 53 25 आ गया। तो लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, 53 25 हो गया। और बटा में क्या आएगा? बाह्य पदों का योग लेफ्ट में और आंतरिक पदों का योग राइट में, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 153 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 7 7 14 146 146। ये हो गया आपके सामने। अब डिफरेंस लेना है तो ऊपर वाले का डिफरेंस ऊपर ले लीजिए, नीचे वाले का नीचे ले लें। ये गुणनफल है और ये योगफल है, किसका? बाह्य पदों और आंतरिक पदों का। तो इससे ये घटाएंगे तो 53 53 तो कैंसिल ही हो गया, 46 से 25 जाएगा तो 21 बच जाएगा। और नीचे 53 से 46 घटेगा तो 4 3 7 आ जाएगा। अब सात्रिक 21 आपका आंसर आएगा 3। वो संख्या 3 है, अगर 3 आप घटा दोगे तो दी गई व्यवस्था समानुपाती हो जाएगी। मैं चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 54, बहुत धैर्य के साथ सीखिए, यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि आप लर्निंग पीरियड में खड़े हैं, पेपर आप नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए पेशेंस को बनाए रखें। 3 घटा दिया जाए तो व्यवस्था समानुपाती हो जाए, मेरा आंसर ये है। 3 घटाता हूँ इससे, -3 -3 -3 -3, तो यहाँ पे 51 हो जाएगा और ये 68 हो जाएगा समानुपात, 72 हो जाएगा और ये 96 हो जाएगा। 17 तिया 51 और ये 3 हो जाएगा। 17 तिया 51, 17 चौको 68 और 24 तिया 72 और 24 चौको 96। 3:4 3:4 ये आपके सामने दिया है, यानी प्रत्येक पद से 3 घटाया जाए। आपको लग रहा होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चाहे प्लस हो या माइनस हो, आपका तरीका नहीं चेंज हो रहा है। तरीका क्या है आप लिख लीजिएगा, बाह्य पदों का गुणनफल लेफ्ट में, मध्य पदों का गुणनफल राइट में, नीचे आ जाइए बटा करके पूरे को, बाह्य पदों का योग लेफ्ट में, मध्य पदों का योग राइट में। अब जो भी आपको प्राप्त हो अंतर लेने पे उनको आपस में डिवाइड कर दीजिए और आप वही जोड़ा जाए या वही घटाया जाए आ जाएगा, आंसर कर लेंगे। एक सवाल और देख लीजिए। अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे आप किया करिए, इस चीज़ को ध्यान दिया करिए। जैसे हमने 2 सवाल बता दिए तो दोनों एक जैसे हैं। अब आप वीडियो पॉज कर दीजिए, इसको रफ पेपर पे नोट कर लीजिए, खुद से करिए और कोशिश करिए कि आंसर आ जाए। चेक करिए ऑप्शन में, उसके बाद प्ले करके फिर आप देखिए आगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी उत्सुकता और जिज्ञासा बनी रहेगी। 63 अनुपात में 71 है और समानुपात लगा हुआ है 80:90 है। तो क्या करेंगे तुरंत? बाह्य पदों का गुणनफल 0 9 त्रिक 27 के साथ इनका कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर इनका कराऊंगा। तो 0 9 त्रिक 27 के साथ कैरी हुआ 2 9 छक 54 55 56 56 70 हो गया। माइनस कर लेता हूँ, अब इनको करूँगा 0 8 एकम 8 और 8 सते 56, तो ये भी हो गया। बटा कर लेता हूँ, इनको जोड़ूंगा तो 153 हो जाएगा बाहर के पद, और अंदर वाले जोड़ूंगा तो 151 हो जाएगा। ये आपके सामने आ गया। ऊपर वाले को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 और नीचे वाले को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंतर लेना है तो ये 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10, वो अंक 5 है।
ठीक है, अब चेक करने की जरूरत नहीं, खुद चेक करिएगा। दी गई व्यवस्था समानुपाती नहीं है, प्रत्येक पद में 5 आप जोड़ दो, व्यवस्था समानुपाती हो जाएगी, यानी आपका आंसर ये है। तो ये सवाल ऐसे ही पूछा जाता है। अब आपसे कोई चाहे जिस तरह से जब भी पूछे कि जोड़ दिया जाए समानुपाती हो जाए, घटा दिया जाए समानुपाती हो जाए, आपको कुछ नहीं करना है, इसी मेथड से करिए, कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। बस कैलकुलेशन के समय पेशेंस बनाए रखा करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और आपके सामने दिए हुए हैं और बहुत ही अच्छे सवाल हैं। बस इन सवालों से आप इस तरह से सीखिएगा कि अगर मिलते जुलते कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो करने का पैटर्न आपका क्लियर होना चाहिए। एक परिवार में खाना, कपड़ा एवं शिक्षा में खर्च का अनुपात 12:17:3 है, फुल स्टॉप। यदि यह मदें, कौन सी मदें? खाना, कपड़ा और शिक्षा। यदि यह मदें क्रमशः 20%, 30% एवं 50% महंगी हो जाएं तो परिवार का खर्च कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? अच्छा देखिए, यहाँ पे जैसे मैथ के बेसिक और फंडामेंटल या कंसेप्ट के बारे में जानकारी नहीं है, वो हो सकता है पहला ऑप्शन ही लगा दे, 20, 30, 50 और 50, 100, ये आंसर टिक कर सकता है। ये आंसर आपका गलत है। अब सही आंसर, सही प्रोसेस क्या है देने का? जो परिवार का खर्च है वो टोटल 3 मदों पे खर्च हो रहा है। पहला आपका खाना है और दूसरी मद है कपड़ा, इस पे पैसे खर्च हो रहे हैं, और तीसरा है शिक्षा, इस पे पैसे खर्च हो रहे हैं। जो खर्च होने का रेशियो है वो 12 और 17 और 3 के अनुपात में है। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से अनुपात लगा है, लेकिन हम अनुपात हटा देते हैं, ठीक है, आप हटा सकते हैं, और इसमें एक ऐसी संख्या मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। तो अगर समान संख्या से गुणा कर देते हैं या समान संख्या से अनुपात को भाग दे देते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम इन सबको 100 से गुणा कर देते हैं, मतलब 0 0 बढ़ा देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि सपोज वो खाने पे 1200 रुपये खर्च करता है, कपड़े पे 1700 और एजुकेशन पे 300 रुपये खर्च करता है। क्लियर हो गए? तो यहाँ से एक चीज़ तो आपको निकल आई, यहाँ देखिए साइड में लिख देता हूँ। कुल अगर खर्च हम कह दें परिवार का, जो हम लोगों ने माना है, वो कितना हो गया? 1700 और 300, ये 2000 हो गया, और 3000 3200 रुपये हो गया। ठीक है, ये 3200 रुपये, ये हमने मान लिया रेशियो के अकॉर्डिंग। अच्छा, कोई इसको बीजगणितीय मेथड से करेगा तो कहेगा भाई 12x, 17x और 3x। हमने x नहीं माना और ज़रूरत भी नहीं है x मानने की। यहाँ पे विजिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी मेंटेन रहेगी। बस 100 से सबको गुणा कर दिया। 100 से गुणा करने के पीछे एक ही कारण है कि कैलकुलेशन हार्ड ना होने पाए। तो 1200 खाने पे खर्च करता है, 1700 कपड़े पे और 300 एजुकेशन पे, टोटल 3200 रुपये खर्च करता है। अब जो खाना है वो 20% महंगा हो जाता है। तो 20% अगर खाना महंगा होगा तो 1200 का 20% कितना हो जाएगा? 1200 गुणे 20/100। यहाँ से 240 रुपये उसको एक्स्ट्रा पेड करने पड़ेंगे, क्योंकि खाना तो 20% महंगा हो गया। आपकी जो कपड़े पे खर्च है वो 30% महंगा हो गया। वैसे तो इसका 30% 17 तो 51, 510 होता है, लेकिन आप पूरा लिख लो, आराम से सीखिए। 0 0 कट गया, 510 रुपये आपके कपड़े पे बढ़ गए। और एजुकेशन 50% महंगा हो गया तो 150 रुपये ये भी बढ़ गया, पूरा लिख लो, गुणे 50/100, 150 रुपये एजुकेशन बढ़ गया। टोटल परिवार पे इतना एक्स्ट्रा पे बर्डन पड़ गया। इसको जोड़ लेते हैं। आप देखिए 0 0 0 हो गया, 5 और 1 6, 6 4 10 के फिर से 0 हो गया, 1 आ गया, 1 1 2, 2 और 5 7 और 2 9, 900 रुपये खर्च बढ़ गया। सही है? किस पे? 3200 रुपये पहले होता था, तो 900/3200 और गुणे 100 परसेंटेज निकालने के लिए 0 से 0 कैंसिल कर दिया। इसको हम 4 से काट देते हैं। 4 से काटेंगे तो ऊपर 225 आ जाएगा और नीचे 4 8 32, नीचे 8 आ जाएगा। तो अब 8 से भाग देकर देख लेते हैं। 8 दूनी 16 हो गया, यहाँ से कितना बच जाएगा? 6 बचेगा। 8 दूनी 16, 6 बच गया, 65 हो गया, 8 8 64 हो गया, 1/8, 28 सही 1/8%
परिवार का खर्च बढ़ जाएगा अगर मदे इस तरह से बढ़ेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे काम करने का तरीका क्या था कि हमने 12, 17 और 3 x नहीं माने, 1200, 1700, 300 मान लिया। आपको अच्छा लगता है आप 120, 170 और 30 मान लो। मैंने कैलकुलेशन बढ़िया सा रखने के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ये मैं लिखता नहीं, ये कोई भी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। इसका 20% 12 दूनी 24, 240, 30% 17 दिया 51 और 50% तो ये हो गया 150, आधा उठा करके आपने जोड़ लिया। 900 रुपये खर्च बढ़ गया किस पे, 3200 रुपये पे। तो इस तरह से इजी वे में आप आंसर दे पाते हैं और यहाँ पे आपको बिल्कुल दिखता रहता है। बाय द वे अगर कहीं मिस्टेक हो रहा है तो वो चीज़ क्लियर हो जाती है कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। अगला सवाल आप देखिए और कोशिश करिए कि अपने मन से करिए, उसके बाद फिर आप कैलकुलेशन देखिएगा। मैं बता रहा हूँ इसको, अगले क्वेश्चन को। एक विद्यालय की 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या जो है वो 5, 6 और 8 के रेशियो में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 30%, 25%, 25% बच्चे बढ़ जाते हैं तो पूछा जा रहा है कि ये अनुपात क्या हो जाएगा। सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है। 3 कक्षाएं हैं, इनके हम नाम लिख लेते हैं। सपोज A, B, C इस तरह से 3 कक्षाएं हैं और इसमें 5, 6 और 8 के अनुपात में बच्चे हैं। फिर वही चीज़ें मैं बता देता हूँ कि ये 500 है भाई, चलिए ये 600 है और ये 800 बच्चे हैं। टोटल बच्चे कितने हो गए, यहाँ पे कुल बच्चे पूरी लिख लेते हैं। तो 8, 6, 14 और 5, 1900 बच्चे टोटल विद्यालय में है। एक विद्यालय की 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या 5, 6 और 8 के रेशियो में है। आप 500, 600, 800 मान लो, x मानने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा 500, 600, 800 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़िया हो जाता है। इसमें 30% बढ़ रहे हैं सबसे पहले वाली कक्षा में, तो 500 का 30%, 5 3 15, 150 होता है। लेकिन आप लिख लो, आराम से करिएगा। 150 बच्चे यहाँ पे बढ़े हैं और यहाँ पे कितने हो गए आपके, 600 का 25%। तो 600 का 25% क्या होता है, 600 का 25% 150 होता है, 150। और 800 का 25% बढ़े हैं तो 800 का 25% बढ़ेंगे तब तो 200 हो जाएगा। अभी देखिए इतने बच्चे बढ़ गए, पहले कितने थे 500, अभी कितने हो गए पहले कक्षा में 650 बच्चे इसमें हो गए। इनको जोड़ लो 750 इसमें हो गए अब, और इसको जोड़ दो 1000 बच्चे इसमें हो गए। रेशियो निकालना है, अनुपात बताना था सभी नए बच्चे जो हुए हैं। यदि प्रत्येक कक्षा में इतने बढ़ जाए तो छात्रों का ये अनुपात अब क्या हो जाएगा। एक काम करिए, 0 सबका काट दीजिए, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, 5 से काटता हूँ। 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5 और 5 5 25 और 5 दूनी 10, 13, 15 और 20। कौन सा रेशियो आपका सही हो जाएगा, 13, 15, 20। आपका बी आंसर सही हो जाएगा, 13, 15, 20 का अनुपात होगा। तो इस तरह से आप करिएगा। और इसमें कौन सा आंसर सही था, ये सही था। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे सवाल है। इनसे आपको प्रोसेस पता चला होगा कि हम क्या माने और किस तरह से उठा के रखें कि इजी वे में आ जाए। आइए नेक्स्ट पर। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और आपके सामने दिए हुए हैं, 6 नंबर और 7 नंबर। 6 नंबर देखिए, 3 कारों की चालों का अनुपात 3, 4 और 5 है। यदि पहली कार किसी निश्चित दूरी को तय करने में 1 घंटे का समय लेती है तो तीसरी कार इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। देखिए ये सवाल बताने से पहले एक पॉइंट आपको क्लियर करा देते हैं कि यदि दूरी निश्चित हो, यदि दूरी निश्चित हो, निश्चित का मतलब क्या है, एक टारगेट हो कोई 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर का निश्चित हो, या घर से विद्यालय, विद्यालय से घर, घर से कार्यालय, कार्यालय से घर, या ए से बी, बी से ए, इस तरह का कोई भी निश्चित दूरी हो। तो यदि दूरी निश्चित हो तो चाल यानी स्पीड एवं समय यानी टाइम, चाल एवं समय में विलोमानुपात होता है। विलोमानुपात यानी इनवर्स रेशियो, विलोमानुपात होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा और जब स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। जैसे आप अपने घर से विद्यालय की दूरी जो है जब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं तो 30 मिनट में तय कर लेते हैं।
एक दिन आपने अपनी स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर कर दिया, आज आप 15 मिनट में तय कर लेंगे। क्यों? क्योंकि स्पीड को दुगना किया है तो समय आधा हो जाएगा। और नेक्स्ट डे आप क्या करते हैं, स्पीड को 25 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, आज इसी को 30 मिनट की जगह 1 घंटे में तय करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन्वर्स रिलेशन होता है। अब इस सवाल में जो कारों में स्पीड दी हुई है उसका रेशियो दिया हुआ है। इसमें 3, 4 और 5 के अनुपात में कारें चल रही हैं स्पीड उनकी। तो जाहिर सी बात है इनका जो टाइम रिलेशन होगा वो उल्टा हो जाएगा, 1/3, 1/4 एंड 1/5। एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा, कोप्राइम नंबर है, इधर 20 हो जाएगा, इधर 15 हो जाएगा और इधर 12 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 20 एकम 20, 4 से काट दीजिए 15 और 5 से 12। तो इनकी स्पीड में 20, 15 और टाइम में पहला अगर 20 मिनट लेगा तो दूसरा 15 और तीसरा 12। अब पहला कितना समय ले रहा है, 1 घंटे ले रहा है पहला समय, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होता है, 60 मिनट। तो इसका रेशियो क्या है, 20। और आपको चाहिए तीसरा, तो 12 रख दीजिए, 20 तिहाई 60 और 12 तिहाई 36, यानी 36 मिनट में तीसरी कार इस दूरी को तय कर लेगी। बाय द वे अगर आपसे कोई पूछ लेता कि दूसरी कार कितनी देर में तय करेगी, तो 60 पहली कर रही है, उसका रेशियो 20 है और आपको चाहिए दूसरी कार का यानी 15, तो ये 45 मिनट में तय कर लेती। यानी सेकंड वाली कार इसी डिस्टेंस को 45 मिनट में, थर्ड वाली 36 मिनट में और पहली वाली 1 आवर में तय कर रही है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि समय और इसमें स्पीड में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो स्पीड और टाइम में इन्वर्स रिलेशन होता है, इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखेंगे। विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात होता है। अगला सवाल आप देखें, एक घनाभ दिया है यानी क्यूबॉइड की बात की जा रही है, जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक घनाभ का आयतन दिया हुआ है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में रेशियो दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि घनाभ की तीनों विमाओं का योग क्या होगा। तीनों विमाओं से मतलब है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों विमाओं का योग आपको बताना है। अच्छा, सबसे पहले जब घनाभ कहा गया है तो उसके डायग्राम से भी इंट्रोड्यूस हो जाएं। आप देखिए घनाभ का मतलब क्या होता है, एक आकृति इस तरह की जिसको हम घनाभ कहेंगे यानी क्यूबॉइड कहेंगे। इसमें ये लंबाई होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है और ये ऊंचाई, इसकी बात की जा रही है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में जो रेशियो है वो 4, 2 और 1 का है। लेकिन हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं मालूम है। सपोज ये 4x, 2x और x है, चूँकि 4, 2, 1 का रेशियो है। अब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये क्या हो जाता है, आयतन, और जो कि दिया है 64,000। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर घनाभ का आयतन होता है और ये 64,000 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर दिया है। इसको गुणा करिए तो 8x³ हो जाएगा, जो कि बराबर 64,000 के हो जाएगा। तो x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 8 64, काट दीजिए इसको, या लिख देता हूँ पूरा, कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा, बटा 8 कर दूंगा तो ये x³ था। तो x³ बराबर आ जाएगा आपका 8 8 64, 8,000 आ जाएगा, 8,000। अब 8,000 का आप घनमूल ले लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई, 20 आ गई। 20 का क्यूब क्या होता है, 8,000। तो x की वैल्यू 20 आ गई। अब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बतानी है तो जोड़ लो सब, 4x लंबाई हो गई, 2x ये हो गया और प्लस x वो हो गया, 7x हो गया। और 7 गुणे 20 अगर आप कर दोगे तो 140 सेंटीमीटर आ जाएगा। अलग अलग भी बता सकते थे, 20 चौक को 80 लंबाई है, 20 दूना 40 जो है इसकी चौड़ाई हो गई और 20 ये हो गई। तो 80, 40 और 20 सब जोड़ दोगे तो 140 सेंटीमीटर आ जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन ये बराबर होता है, आयतन का मतलब वॉल्यूम, ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो ये आपके 2 सवाल काफ़ी अच्छे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 3 और लास्ट आज के सवाल हैं, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, टोटल 3 क्वेश्चनों पे डिस्कस कर रहा हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीसरे क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ स्पेस नहीं था तो ये लिखे हुए हैं, बाद में देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 का ये ऑप्शन है आपका बाहर लिखा हुआ है। ये 8 नंबर सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। 7380 यानी 7380 रुपये को ए, बी, सी तथा डी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए अनुपात बी इक्वल है बी अनुपात सी के, इक्वल है सी अनुपात डी के और इक्वल है 4:5 के। तो ए का हिस्सा क्या है? मतलब ए अनुपात बी बराबर है बी अनुपात सी के और बी अनुपात सी बराबर है सी अनुपात डी के और सी अनुपात डी बराबर है 4:5 के। तो ए का हिस्सा क्या है? यहाँ पे कोई चीज़ नई नहीं है, बहुत ही आसानी से निकाल सकते। देखिए लिख देता हूँ, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी और बराबर सी अनुपात डी और ये बराबर 4:5 हो गया। अब यहाँ पे है क्या कि सीधा सीधा लिख लेते हैं, ए अनुपात बी क्या है? 4:5। अब बी अनुपात सी क्या है? एग्जैक्टली वही 4:5 और सी अनुपात डी क्या है? फिर से वही 4:5। अब यहाँ पे आपको ए बी सी डी में रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। तो आपको हमने पीछे पढ़ाया था, आप दूसरा क्लास देखिएगा। अगर हमें ए लिखना है तो तीनों लेफ्ट वाले सीध वाले गुणा करके लिख लें, 64 हो गया। अगर हमें डी लिखना है तो राइट वाले सारे गुणा करके लिख लें, 125 हो गया। अब बचा बी और सी। तो जब बी बताया था लिखना है तो 2 इधर से ले लो, देखिए 2 इधर से और 1 राइट वाला। और ये अगर हमें सी लिखना है तो 1 इधर से और 2 राइट वाले ले लो। तो ये देखिए 4 चौक 16 पंचे 80 हो गया और ये हो जाएगा 4 पंचे 20 पंचे 100 हो जाएगा। ये आपका संबंध बन गया। फिर से देखिए, अगर ए लिखना है तो तीनों लेफ्ट वाले गुणा कर दो, ए आ जाएगा 4 चौक 16 चौको 64। अगर डी लिखना है डी तो 5 बचा 25 पंचे 125। अब बचता है बी और सी। तो बी के लिए 2 इधर से 1 ऊपर वाला उधर से और सी के लिए 1 इधर से और 2 ऊपर वाले उधर से ले लो। तो इजी वे में आंसर आ जाएगा। तो 64, 80, 100 और 125 के अनुपात में ये सब कोप्राइम बन गए हैं, क्योंकि ये कॉमन इसमें नहीं है, ये इसमें कॉमन नहीं, तो इसी अनुपात में बटेगा। टोटल पैसा क्या था? 7380 रुपये। अब आपसे पूछा किसका था कि आप बताओ ए का हिस्सा क्या है। तो ए का हिस्सा क्या है? तो ऊपर तो 64 रखोगे, नीचे इनका योग रखोगे। क्यों योग रखोगे? क्योंकि टोटल पैसा दिया है। तो इसको जोड़ लेते हैं, 5 और 4 ये हो गया 9, 5 और ये 0 है, 0 4 9 हो गया। 2 और 8 10, 10 और 6 16 के 6 हो गया। कैरी आपका कितना हो गया? 1 हो गया। तो 1 1 2, 1 ये 3, 369 हो गया। और यहाँ पे किसका चाहिए था? ए का चाहिए था, तो 64 रख दो। देखिए 2 बार कट जाएगा, है ना। 36 दूना 72, 9 दूनी 18, तो 720 18 738 2 बार कट गया, 20 आ गया। 64 दूना 128 होता है। तो ये 1280 रुपये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन में है, बी आंसर सही है, 1280 रुपये। तो इस तरह से आप बता सकते थे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी दिया है तो ए बी सी डी में अनुपात निकालना है। तो पीछे तो आप पढ़ चुके हैं इसको, 2 नंबर वीडियो आप देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, वहाँ से आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, 3 संख्याएं हैं 3 4 5 के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग मध्य संख्या से 52 अधिक है, तीनों संख्याओं का योग बताइए। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप देख करके वर्बली भी कर सकते हैं। 3 संख्याएं हैं, ऐसे मान लेता हूँ, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। इनमें रिलेशन क्या है? 3 4 और 5 का। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी 5 और 3 8 हो गया। ये हो गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी। मध्य आपकी हो गई ये। इनका जो अनुपातिक अंतर हो गया वो 4 हो गया, अनुपातिक अंतर 4 हो गया। और आप कह रहे हो 52 अधिक है, यानी ये 4 अधिक है, तो 52 बटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अभी आपको तीनों संख्याओं का योग चाहिए, तो अनुपातिक योग रख दीजिए, 5 4 9 और 3
12 यहाँ पे रख दीजिए। जब यहाँ पे आप 12 रखेंगे तो 4 तिहाई 12 और 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 156 आ जाएगा। आपका सही आंसर ये होगा। इस तरह से आप इजी वे में कर सकते हैं। भाई सबसे बड़ी संख्या ये हो गई और सबसे छोटी ये हो गई, तो इन दोनों का अनुपातिक योग हो गया 8। मध्य संख्या ये हो गई, मध्य संख्या से इन दोनों का योग ज़्यादा है 4, 4 ही 52 है, तो 52/4 जो चाहिए आपको। अगर कोई संख्या चाहिए तो उसका रेशियो रख दो, से कम ज़्यादा चाहिए तो अनुपात का अंतर रख दो, और अगर योग चाहिए तो अनुपातिक योग रख दो। आप इजी वे में कर पाओगे। ये लास्ट सवाल देखिए, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 संख्याएं हैं जो कि ABC कही गई हैं, और इनमें जो रिलेशन है वो 1, 2, 3 का है। इनका जो एवरेज दिया गया है वो 600 है। इसमें पहली को 10% बढ़ाया गया है, दूसरे को 20% कम किया गया है। आपसे ये पूछ रहे हैं कि औसत में 5% की वृद्धि हेतु C को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये चाहते क्या हैं, औसत में 5% की वृद्धि चाहते हैं। तो सब इनका औसत था क्या, A + B + C, ये 3 संख्याएं हैं। इनका जो औसत था वो 600 था, तो इनका योग क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। अगर औसत 600 है तो योग क्या हो जाएगा, योग बराबर संख्याओं की संख्या गुणे औसत। तो औसत 600 है, संख्याएं 3 है, योग 1800 हो गया। अच्छा, इसको ये औसत को बढ़ाना चाहते हैं 5%, तो इसको 5% बढ़ाना चाहते हैं तो 100%, तो ये ही है 105/100 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 0 0 कट गया, 6 पंचे 30, ये 630 औसत हो जाएगा। अब 630 जब औसत होगा तो योग क्या हो जाएगा, 1890। अब योग ये होगा, दैट टाइम योग ये था। जब औसत 600 था तो योग ये था, अब 630 है औसत तो योग ये। क्यों, क्योंकि 5% औसत को बढ़ाना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपका ABC जो तीनों संख्याएं थी उनको हम निकाल लेते हैं कौन कौन सी थी। तो ABC का योग 1800 था, तो इसमें 1800 बटे ABC में अनुपात क्या था, यहाँ लिख लेते हैं ABC। जो इनमें अनुपात था वो था 1, 2 और 3 का। तो अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पहली संख्या हो गई आपकी 300, और दूसरी संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, 2 रख दीजिए, 6 × 18, 3 दूनी 600 हो जाएगी। और तीसरी संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, 6 और 3 रख दीजिए 900। ये सारी संख्याएं आपकी हो गई। अब आपने पहली को कितने % बढ़ा दिया था, 10% की वृद्धि कर दी थी। तो पहले को 10% बढ़ाएंगे तो 300 का अगर 10% बढ़ाएंगे तो 300 प्लस इसका 10% 30, तो ये 330 हो जाएगी पहली संख्या। अच्छा, दूसरी को आपने घटा दिया था 20%, तो इसका 20% क्या होगा, 600 का, 6 दूनी 12, 120 होगा 20% इसका, तो ये 480 बच जाएगी। अब 480 और 330 ये 2 संख्याएं हैं प्रेजेंट में, यानी ये कितनी हो गई, 0, 8, 3, 11 के 1, और ये 810। तो 810 ये 2 संख्याएं हैं, कौन सी, पहली और दूसरी, यानी A और B। इसको 10% बढ़ाया तो 300 का 10% 30 हो गया, जोड़ दिया 330 हो गया। इसको 20% कम किया तो 20 छक्का 120, 120 हो गया, 600 का 20%, तो घटा दिया 480 बची। तो 810 प्रेजेंट में 2 संख्याएं हैं, पहले कितनी थी, 300 और 600, अभी 810 हैं। अच्छा, और 1890 प्रेजेंट में तीनों का योग है, तो 1890 से जब आप घटा दोगे 810 तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 0, 8 और ये 1080। 1080 होनी चाहिए बड़ी संख्या आपकी जो सी थी, लेकिन आपकी थी कितनी, 900। तो 900 इससे घटा दीजिए, आपको 180 बढ़ाना होगा। इसका करेक्ट आंसर 180 होगा। ऑप्शन में हमने कुछ कन्फ्यूज़न कर दिया था, ये हो जाएगा 180 बढ़ाना होगा। पहले से हमारी संख्या 900 थी, 900 में हमें 180 की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 180। तो काफ़ी अच्छा सा सवाल था, इसको मेंटेन रखिएगा। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 3 संख्याएं ABC हैं, इनका रेशियो 1, 2, 3 है, इनका औसत 600 है। औसत 600 है तो योग 1800 हो जाएगा। अच्छा, अब अगर औसत में 5% की वृद्धि करना चाहते हैं तो 105/100 कर दिया, 630 हो गया। आप देखिए 0 0 कट जाएगा, 6 पंचे 30, 6 कम 6, अब 3 से गुणा करेंगे तो 1890 हमें प्रेजेंट में मान चाहिए। ठीक है, अभी पहली संख्या जो आपकी 300 थी
आप देखिए अनुपातिक योग को नीचे रख, 3 2 5 1 6 अनुपातिक योग नीचे, पहली निकालनी है 300, दूसरी निकालनी है तो ये 2 रख दिया 600, तीसरी निकालनी 900, ये फिर से 1800 हो गया। तो इसमें पहली को आपने जब 10% बढ़ाया है तो ये 330 हो जाएगी। आप देखिए ए में 10% की वृद्धि, बी में 20% की कमी, तो इसको 20% आप कम करेंगे तो 600 का 20% 120 हो जाएगा। जब 480 बचेगा तो ये आपका हो गया 810। 810 आपके पास है और आपको चाहिए क्या, 1890 से 810 घटा दीजिए तो आपको ये क्लियर हो गया कि आपको 1080 चाहिए। 1080 चाहिए और 900 पहले से है तो कितना बढ़ाओगे, 180 बढ़ाना होगा। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे सवाल थे। इसका जो छठा सवाल होगा उसमें मैं यूपीएसआई से और 7वीं क्लास दोनों में लगभग 10-10 क्वेश्चन चर्चा करूँगा जो पूछे गए हैं, तो इससे फॉर्मेट को समझने में आसानी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।